डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज वापस से हम नया पायलम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जैसा हमने आपको बोला कि हम लोग जो है सारे फाइलम्स इनवर्टिब्रेट्स के भी और वर्टिब्रेट्स के भी सारे पढ़ेंगे। आपको जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी नया फाइलम स्टार्ट करें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पिछले फाइलम में कौन सी चीज़ें थी और अब जो नया फाइलम हम पढ़ने जा रहे हैं, नया समुदाय जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उससे कौन सी चीज़ें बेटर आएगी। ओके, तो हम ये भी साथ साथ डिस्कस करते हुए तो चले गए हैं। अब हम वो चीज़ें लिखेंगे भी सही एंड में कि भाई देखिए इसके अंदर क्या एडवांस फीचर्स है और क्या इसके अंदर यूनिक फीचर है जो केवल इसी में होते हैं और बाकी किसी में नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं यूनिक फीचर, ठीक है। और कौन से फीचर्स इनके अंदर ऐसे आए जो पिछले वाले जो फाइलम्स थे, पिछले जो समुदाय थे इससे पहले वाले, उनसे एडवांस कैरेक्टर है। तो यूनिक कैरेक्टर नंबर 1, यानी कि जो केवल इंडिया में पाए जाते हैं और किसी में नहीं। नंबर 2, एडवांस कैरेक्टर कि इनमें क्या एडवांस आया इनके पहले वालों से, ठीक है। इनके पहले जो फाइलम थे, फॉर एग्जांपल फाइलम एस्केलमेंट्स, गोल्डक्रमी, ठीक है, पृथ्वीक्रमी, इनमें से इसमें क्या एडवांस है, बराबर। चल, और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अलग से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक अलग से। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, फॉर एग्जांपल सिमेट्री, बॉडी प्लान, है ना, बॉडी फॉर्म्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जितने भी जर्म लेयर्स जितने भी अपने पढ़े थे वो सारा पहले वो जर्म बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको कंपैरिजन करना है, क्योंकि वो तो बेसिकली तो लगभग अब सेम रहेंगे। चेंज क्या होगा, चेंज होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि डाइजेशन कैसा है, बॉडी वॉल कैसी है ना, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चल दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना। फिर बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर जितने भी जर्म लेयर, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी फॉर्म्स, बॉडी प्लेन, हाँ, सिलोम, देखा मतलब कैसी है, सब चीजें हुआ है कि किस तरीके की है, वो सारी बातें आपको पहले से याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनेलिडा, सेगमेंटेड वर्म्स। तो ये सेगमेंटेड वर्म्स, एनेलिडा का नाम एनेलिडा क्यों है, नुपुरक का नाम नुपुरक क्यों है, इसको गुजराती में बोलते हैं हम नुपुरक। ओके, तो ये नुपुरक जो है फाइलम समुदाय नुपुरक के अंदर कैसे एनिमल्स आते हैं, इनका नाम एनेलिडा क्यों पड़ा, इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनमें याद रखिएगा इनका बॉडी जो होता है, इनका बॉडी जो होता है जनरली कैसा है, सॉफ्ट, एलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल। अल्स्यू, दिमाग में चक्की रखना, अल्स्यू कैसा होता है, देखा है ना, सॉफ्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल, लंबा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होंगे, कुछ फ्लैटेड भी हो सकते हैं, वो सारे अलग अलग एग्जांपल्स, ज़्यादातर तो सिलेंड्रिकल होंगे। अब उसकी स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता लगता है कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये माउथ है, ठीक है। तो ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है आर नाल, ये कहने से, ठीक है। इसके लिए बॉडी कैविटी है अंदर बीच में, अभी तक हम देख रहे थे कि बीच में खाली स्पेस है। इनकी बॉडी कैविटी को इस तरीके से छोटे छोटे सेप्टा, पट के द्वारा ये बहुत सारे खंडों में विभक्त है, जैसे बहुत सारे खंड इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो खंड पाए जाते हैं, ये बीच में ये जो आ गई है, इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इन्हें कहा जाता है एन्यूलाई। क्या बोलते हैं, एन्यूलाई। और इन्हीं एन्यूलाई की वजह से इनका नाम पड़ा क्या, एनेलिडा, ठीक है। तो इनका नाम एनेलिडा होने का कारण क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे सबकी देह गुहा जो थी वो खाली जगह थी, लेकिन इनकी खाली जगह में बीच बीच में क्या आ गए, छोटे छोटे पट आ गए जिन्हें एनुली कह सकते हैं। और ये
दिखने में हमें कैसे लग रहे हैं? दिखने में लग रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शन में होंगे, बट ये कैसे गोलाकार है। ओके, तो ये गोलाकार है, तो गोलाकार होने के कारण, सिलेंड्रिकल होने के कारण ये एनुलाई कैसी है? रिंग शेप में है, याद रखिएगा। ओके, इनका बॉडी जो है डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स, ये वर्ड याद रखिएगा। मेटावर्स, मेटामेरिज्म, खंडता, तो इनमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, खंडता इनमें देखने को मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिंग लाइक ग्रूव्स, एनुलाई, इनको बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में, इनकी बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देती है। ओके, याद रखना है ये बात। यही एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि एनुलिडा को एनुलिडा क्यों कहते हैं। दूसरी बात, जो हैबिट और हैबिटेट वैसे जनरली पूछते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। फिर भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ है, जैसे इससे पहले अपने इसके अंदर पढ़ा था पैरासिटिक है मोस्टली, वो छोटे छोटे 2-3 पॉइंट होते हैं, वो याद रखना है, बाकी सबके याद नहीं रखना है। अब ये थोड़ी याद रखना है कि ये हैबिट और हैबिटेट हर स्वीकार रहता है, पानी में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्लूइड में भी होता है, पैरासिटिक नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो पैरासिटिक होंगे, और दूसरे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, याद रखो तो भी ठीक, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। ओके, बॉडी सिमेट्री, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा, अब ये सारी चीजें अपने को अलग से याद रखने की जरूरत है। बॉडी सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, सममित, पार्श्वमित, एस्केल भी वही, अब आगे कंटिन्यू सब वही चलेंगे। बायलैटरल सिमेट्री कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र स्तर का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हेड, डिस्टिंक्ट हेड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेड की शुरुआत, हेड जैसी स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैंने बताया था कहाँ से हुई थी? प्लेटिनिया वाला, प्लेटिनियस, समझ रहे हो? लेकिन कंप्लीट डिस्टिंक्ट हेड की शुरुआत कहाँ से हुई? वो है हाइलम एनुलिडा, ये पॉइंट। और क्यों इनके हेड के साथ साथ मिसलेनियस ऑर्गन्स भी अच्छे से पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि बॉडी का जो आगे वाला भाग होता है, मेरी बॉडी है, देखिए इसके आगे वाला भाग में क्या है? हेड ही है ना, हेड ही है ना, इनमें भी हेड होता है, डिस्टिंक्ट हेड, क्लियर कट। उनके अंदर हेड था, लेकिन लेडीज में आपने पढ़ा कि उनके अंदर हेड तो है, लेकिन हेड जिस प्रोपोर्शन में है वहाँ पर माउथ ही नहीं, माउथ अलग से निकल रहा है, समझ लो। तो क्लियर कट हेड यहाँ पर डिस्टिंक्ट हेड, और स्टार्टिंग ऑफ हेड लाइक स्ट्रक्चर पूछे तो पैटर्न, लेकिन डिस्टिंक्ट हेड पूछे तो चल। ओके, उसके बाद देखिए अपेंडेजेस, इनमें लोकोमोटरी अपेंडेजेस, चलने फिरने के लिए जनरली तो मसल्स होती है। आपने देखा होगा आलसी जो होता है मसल कॉन्टैक्ट और लेग कर करके आगे बढ़ता रहता है, देखा कि भाई आलसी कैसे चलता है? चलता तो वो ऐसे है बिल्कुल जैसे अपने को लगता है वो क्या कर रहा है, रेंग रहा है, बट वो रेंगने के पीछे रीजन क्या होता है? रेंगने के पीछे रीजन होता है, रेंगने के पीछे सबसे मेन रीजन होता है उसकी मसल्स। तो मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, तो ये संकुचन विकुंचन के कारण वो आगे से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये संकुचन विकुंचन के कारण आगे से आगे बढ़ता रहेगा, तो मसल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नंबर 2, इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स भी होंगे जैसे आपने देखा होगा मिलिपीड्स, उनके अंदर पैरापोडिया पाए जाते हैं। उनके अंदर जो पैरापोडिया होते हैं वो उनको चलने में हेल्प करेंगे, और ये कैसे होते हैं? सिंपल जॉइंटेड लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्लियर। मेनी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स आल्सो प्रेजेंट कॉल्ड सीटा, ये पैरापोडिया पर भी पाए जा सकते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सीटा एंड पैरापोडिया बोथ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोटरी अपेंडेजेस, चलने फिरने के लिए, इनके अंदर हलन चलन के लिए क्या पाए जाएंगे? सीटा एंड पैरापोडिया। ओके, जर्म लेयर, नाउ द नेक्स्ट जर्म लेयर, आपको पता ही है, मैंने पहले भी कहा कि अब ये क्या स्टार्ट हो चुका है?
ट्रिप्लोब्लास्टिक, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आउटर क्या होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों तरह की गर्भ स्तर इसमें पाए जाएंगे। याद रखिएगा एक पॉइंट। इससे पहले भी कौन सा था, जरा सोच के बताइए। इसके पहले भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एस्केल्मेंट्स, उसके पहले प्लेडियमेंट्स पृथुकृमि, उनमें भी क्या था, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप देख रहे हो पृथुकृमि के बाद से सब के सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आगे भी वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होना है, तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाओ अच्छे से और याद रखो। आगे ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक, आगे ऑलवेज ऑर्गन सिस्टम लेवल, आगे ऑलवेज बायलेटरल सिमेट्रिकल, आगे अब सिलोम भी आएगी। सिलोम भी ऑलवेज कैसी, यू सिलोमेट, मतलब सब चीजें एक बार में पाई जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लेन में इनमें पाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले में भी कौन सा था, इसके अंदर में भी ट्यूब विद इन द ट्यूब माउथ एंड दोनों पड़ जाएंगे, इनमें भी माउथ एंड दोनों पड़ जाएंगे। आगे सब में यही होगा, अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी प्लेन अब ब्लाइंड सेट में रहा, ब्लाइंड सेट किस किस में था, मैंने पहले बता दिया। ब्लाइंड सेट बॉडी प्लेन किस किस में था, प्लेटियल्मेंट्स में, क्योंकि उनके अंदर क्या है, माउथ है, एनस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से उससे पहले वाला सिलेंट्रेट्स कोष्ठाग्री, कोष्ठाग्री में भी ब्लाइंड सेट बॉडी प्लेन, माउथ है, एनस नहीं है, बराबर। तो ये दोनों में केवल ब्लाइंड सेट था, बाकी सब में अब प्लेटियल्मेंट्स के बाद से सॉरी प्लेटियल्मेंट्स के अंदर भी ट्यूब विद इन द ट्यूब था, नेडिलियंस में भी वही था। उससे पहले वाला जो पोरिफेरस था, पोरिफेरस के अंदर ऐसा कुछ बॉडी प्लेन क्लियर कट होता नहीं, क्योंकि उनके अंदर माउथ और एनस स्पष्ट नहीं होते, ठीक है। उनमें तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो कौन सा बॉडी प्लेन रखते हैं, फिर भी अगर पूछा जाए तो मान सकते हैं कि ब्लाइंड सेट हो, कि माउथ एनस अलग से नहीं है, माउथ है ही नहीं, एनस नहीं है, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी सिमेट्री हो गया, अपेंडिसेस हो गया, हेड के बारे में डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ये पूछा जा सकता है, नेट के इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट बॉडी बोन। अब जैसा कि हम कह रहे हैं तीनों डर्म है, तो तीन लेयर होगी, नो डाउट, इससे पहले भी यही था। सबसे ऊपर क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस, उसके नीचे मसल लेयर। एस्केल्मेंट्स की बॉडी वॉल में और इसकी बॉडी वॉल में क्या फर्क नजर आ रहा है, उसकी जो क्यूटिकल है ये मॉइस्ट थिन है, जबकि उसकी जो क्यूटिकल थी एस्केल्मेंट्स, एस्केरिस, गोल्डक्रमी के अंदर क्यूटिकल जो थी वो कैसी थी, नॉन लिविंग, थिक और रेजिस्टेंट, ठीक है। जबकि ये क्या है, थिन एंड मॉइस्ट क्यूटिकल। नंबर 2 एपिडर्मिस, उनमें भी सिंगल है, इनमें भी सिंगल है, लेकिन वहां कैसी थी, सिंशिशियल, बहुकोश केंद्रीय, यहाँ कैसी, सिंगल, ठीक है। यानी कि एक कोश केंद्रीय, सिंपल वाली है, सिंपल कोश है, एपिथेलियम की अधिच्छेद कैसी है, एक कोश केंद्र वाली ही कोश है, बहुकोश केंद्रीय कोश नहीं, ठीक है। मसल्स लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले एस्केल्मेंट्स में हमने पढ़ा था ओनली एंड ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट, सर्कुलर मसल फाइबर आर एब्सेंट इन एस्केल्मेंट्स। मतलब गोल्डक्रमी में सर्कुलर मसल फाइबर उनकी मसल लेयर में नहीं थे, इनमें है, ओके। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर के साथ साथ सर्कुलर मसल फाइबर भी पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल साथ साथ सर्कुलर मसल फाइबर भी आ गए। तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, हमने जितने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े उसी में से एक और बॉडी कैविटी। जैसा कि हमने कहा कि इनकी बॉडी कैविटी की जो है उसको हम ट्रू सिलोम कह रहे हैं, सच्ची देगुहा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं सच्ची देगुहा? क्योंकि वो किसके ट्रू लाइनिंग है,
मीजोडर्म के थ्रू दोनों तरफ से लाए जाते हैं, याद रखने वाली बात। और दोनों तरफ से लाइनिंग है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये ट्रू सिलोम हो गई, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? ट्रू सिलोम बराबर हाइलम एमिलिडा से ट्रू सिलोम स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले इसके एलिमेंट में कौन सी थी? स्यूडो सिलोम, आभासी देख बराबर ना। वहां पर स्यूडो सिलोम क्यों बोला? क्योंकि वो एक तरफ से मेजोडर्म से आश्रित थी, दूसरी तरफ से केवल एंडोडर्म थी, यानी केवल एलिमेंट्री किनार थी। और एलिमेंट्री किनार कैसी थी? नॉन मस्कुलर, नॉन मेजोडर्मल। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो सिलोम है, ये सिलोम अभी मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो एमिलिडा को एमिलिडा क्यों बोलते हैं मैंने समझाया था कि इनमें क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एन्यूला, छोटे छोटे खंड, है ना, जिन्हें एन्यूलाई कहा था। तो ये जो छोटे छोटे खंड है वो किसकी वजह से बने? ट्रांसवर्स सेप्टा की वजह से। तो ये जो सिलोम है, ये जो कैविटी है, ये बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में विभक्त है। किसके थ्रू? ट्रांसवर्स सेप्टा के थ्रू ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में विभक्त है। और सभी कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या भरा होता है? सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। एक कंपार्टमेंट में से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू जाए। याद रखिएगा एक पॉइंट कि इनके अंदर जो सिलोम है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर विभक्त है थ्रू द ट्रांसवर्स सेप्टा। अनुप्रस्थ जो पट है उनके द्वारा ये छोटे छोटे खंडों में विभक्त है। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए तो हम इनको एन्युला बोलते हैं, क्योंकि इनमें एन्युलाई पाए जाते हैं। ओके, और जो ट्रू सिलोम है, ये मेसोडर्मल एपिथेलियम जो है उसके थ्रू ये क्या है? लाइन है, आवृत है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। फाइलम एनेलिडा से ट्रू सिलोम स्टार्ट हो चुकी है, बट ट्रू सिलोम भी दो टाइप की मैंने बताई थी, साइटोसिलोमिक, एंटेरोसिलोमिक। साइटोसिलोमिक, एंटेरोसिलोमिक किसके आधार पर होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर होता है। अगर उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनमें माउथ और एनस में से पहले माउथ का निर्माण होता है तो प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स ये हैं, क्योंकि अगर पहले माउथ बन रहा है तो पहले एनस और बाद में माउथ बन रहा है तो ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स हो जाएंगे। तो जितने भी प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स होते हैं उनकी सिलोम को साइटोसिलोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सिलोम है, जो देहबुआ है, उसको बनाने के लिए जो एंडोडर्म या आप कहेंगे जो उनकी एंट्रोन, आर्केंट्रोन, आंत्र की जो सेल्स है वो मॉडिफाई नहीं हुई है अभी कि वो सिलोम की लाइनिंग में भी पार्टिसिपेट कर सके इन्वर्स होके। मैंने बताया था ये पॉइंट, दोनों पॉइंट याद रखिए। सिलोम है, ट्रू सिलोम है, बट कौन सी सिलोम कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। दिस सिलोम इज कॉल्ड साइजो सिलोम। ये याद रखिएगा, इनकी सिलोम ट्रू सिलोम है, लेकिन ये साइटोसिलोमेट्स है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, ये तीनों साइटोसिलोमिक होते हैं। साइटोसिलोम का मतलब क्या होता है? फिर बोल रहा हूं, अगर सिलोम बनाने में आपकी जो इंटेस्टाइन है एंडोडर्मल ओरिजिन वाली, उसकी सेल्स मॉडिफाई होकर अगर मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो लाइनिंग बनाती है तो एंटेरोसिलोम। लेकिन अगर वो मॉडिफाई नहीं होती है, केवल मेसोडर्म ही, केवल एंडोडर्म में ही रहती है और उसके चारों मेसोडर्म है, तो कौन सी बोलेंगे? साइटोसिलोम। यानी इनमें आर्केंट्रोन की सेल्स का सिलोम बनाने में कोई योगदान नहीं है, वो मेसोडर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, इन्वर्स नहीं हुई। ओके, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे। माउथ भी है, एनस भी है, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। ओके, और क्योंकि इनमें सिलोम भी है वो भी कंप्लीट ट्रू सिलोम है,
और एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट है। तो एक ट्यूब अंदर वाली, एक ट्यूब बाहर वाली बॉडी वॉल जिसके बीच में सिलोम है, ठीक है। तो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लेन में पाया जाएगा। और इनके अंदर भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें अलग अलग तरह की ग्लैंड्स आ गई हैं, तो वो उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेंगी। तो जो पाचन होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन मार्ग में ही होगा। इसीलिए ये पाचन कैसा कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट इन एनालिडा, अकॉर्डिंग टू मी इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इनमें अलग अलग टाइप से पाया जाता है। किसी में स्किन के थ्रू होता है, किसी में गिल्स के थ्रू होता है। कुछ एथलीट्स पानी में होंगे, पानी में होंगे तो उनमें झालर होगी, तो झालर के थ्रू जो श्वसन होता है उसे क्या बोलते हैं, उनके थ्रू जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल श्वसन, ठीक है। और कुछ जो होंगे जैसे अळसु, अळसु के अंदर किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है जनरली, उनकी मॉइस्ट स्किन, भेजयुक्त जो उनकी त्वचा होती है, भेजयुक्त जो उनकी स्किन होती है उसके थ्रू ये श्वसन करते हैं। ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं, ऐसे श्वसन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर लंग्स के थ्रू होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वो इसमें नहीं है आगे आएगा, लेकिन सब अलग अलग है। स्किन वाला होता है तो क्यूटेनियस, ठीक है। गिल्स यानी झालर के थ्रू होता है तो ब्रेंकियल, लंग्स के थ्रू होता है पल्मोनरी, ठीक है। चलिए, तो इनके अंदर दो ही क्यूटेनियस एंड ब्रेंकियल, ज्यादातर में क्यूटेनियस स्किन के थ्रू, कुछ ऐसे होंगे एनालिट्स जिनके अंदर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन झालर के थ्रू। ओके, नंबर 4 पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अभी तक जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसका काम कौन कर रही थी, या तो सिलोम कर रही थी, है ना। जैसे हमने नीडेलिंग्स में पढ़ा कि उनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, वही सर्कुलेशन का काम करती है। देन उसके बाद हमने पढ़ा प्लेटियल वेन्स के अंदर, प्लेटियल वेन्स के अंदर भी सिलोम ही सर्कुलेशन का काम करती है, ऐसे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं। इसी तरह एस्कियल वेन्स, एस्कियल वेन में तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही एब्सेंट हो गया, ठीक है, उनमें तो सिलोम ही जो है वो हासिल हो गई। लेकिन यहाँ से बहुत ध्यान से समझिए, एनालिडा के अंदर हायर कैरेक्टर है ये, जो हमारे अंदर भी होता है, यानी हमारे अंदर भी ब्लड जो होता है वो किसमें बह रहा है, देखो हमें नहीं है, किसमें बह रहा है, वेसल्स में, नलिकाओं में। तो इनमें भी जो ब्लड होता है वो नलिकाओं में बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र। तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद प्रकार का है, ठीक है। परिवहन तंत्र कैसा होगा, बंद प्रकार का। और कुछ ब्लड वेसल, हालांकि ट्रू हार्ट नहीं है, बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट हार्ट ओरिजिन अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन कौन सा फाइलम है जिसमें हार्ट की शुरुआत हुई, तो वो है एनालिडा। हालांकि ये हार्ट जो है वो बेसिकली ट्रू हार्ट नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिनियां हैं, वही इनलार्ज होकर, बड़ी होकर पंपिंग का कार्य कर रही है। रुधिर वाहिनियां ही बड़ी होकर अगर पंपिंग का कार्य करेंगी तो उन्हीं को यहाँ पर क्या मान लिया गया कि पंपिंग कर रही है, ये लाइक द हार्ट, ठीक है। हार्ट की उद्भव, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन कौन से समुदाय में सबसे पहले हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स देखी गई, तो वो है एनालिडा, ठीक है। और वो हार्ट एक्चुअल में ट्रू हार्ट नहीं है, वो जो ब्लड वेसल्स है वही इंचार्ज होकर पंपिंग का काम कर रही है, क्लियर। अब जब हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड किस कलर का होगा, ब्लड रेड कलर का होगा। हमारा भी ब्लड किस कलर का है, रेड कलर का है। बट हमारे में और इनमें डिफरेंस ये है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो रेड कलर का जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके कारण ब्लड कैसा होता है, रेड। हमारा हीमोग्लोबिन होता है हमारी आरबीसी के अंदर, है ना। इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो होगा प्लाज्मा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड कलर का ब्लड होगा नो डाउट, बट हीमोग्लोबिन किस में डिसॉल्व होगा, प्लाज्मा में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे में भी रेड होता है, लेकिन हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है
वो किस में पाया जाता है? आरबीसी में। इनमें आरबीसी नहीं होती, आरबीसी की जगह पर प्लाज्मा जो है उसी में डायरेक्टली पिगमेंट डिसॉल्व होया हुआ है, ठीक है। इसी तरह कुछ एनालिट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इरिथ्रोग्लिसराइड पिगमेंट पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का में क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा। लेकिन जनरली ज्यादातर में कैसा मिलेगा? रेड मिलेगा। जैसे अलसी में भी हम देखते हैं तो रेड कलर का ही ब्लड होता है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ओके। चलिए, ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनालिटा। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इनमें एक्सक्रीशन की जब बात आती है तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सिंपल किडनी है, मतलब लगभग सभी में किडनी ही होगा, लेकिन किडनी भी डिफरेंट टाइप की, कुछ किडनी सिंपल, कुछ थोड़ी मॉडिफाइड, कुछ और ज़्यादा डेवलप। तो इनमें सिंपल किडनी है। जैसे हम अपनी किडनी की बात करते हैं तो अपनी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, जो उत्सर्गिकम होते हैं, उनमें 3 पार्ट होते हैं। ट्यूब्यूल्स होती है, हेलेनापाश लूपोफेल्ले होता है, और वोमन कैप्सूल होता है। तो इनमें केवल ट्यूब्यूल्स है, कोई लूपोफेल्ले नहीं है, हेलेनापाश नहीं है, कोई वोमन अपनी कोथળી भी नहीं है। तो सिंपल किडनी है, जिसे सिंपली कहा गया नेफ्रेडिया। केवल कोयल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रेडिया कहते हैं। सिंपल है, केवल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है, यानी सबसे सिंपलेस्ट टाइप की किडनी है, ठीक। अब एक्सक्रीशन ये करेगी, लेकिन अब इनके अंदर अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं। तो जो पानी में रहेंगे उनमें जो एक्सक्रीटेड मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? अमोनिया। लेकिन जो जमीन पर रहेंगे उनमें एक्सक्रीटेड मटेरियल क्या होगा? यूरिया, ठीक है। जैसे अलसी के केस में हम बात करते हैं कि जब वो प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा पानी के अंदर होगा, तो जब उसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिलेगा तो वो कैसा बन जाता है? अमोनोटेलिक। लेकिन जनरली वो क्या होता है? यूरियोटेलिक, यानी वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जमीन पे पाया जाता है तो यूरिया एक्सक्रीटेड मटेरियल, अगर वो पानी में है तो अमोनिया। अभी तक जितने भी अपन पढ़ रहे थे सबके सब में एक्सक्रीटेड मटेरियल कौन सा आ रहा था? अमोनिया। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, यूरिया भी आने लगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, अमोनिया जो होता है वो मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटेड मटेरियल है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक। यूरिया लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। देखिए, इनके अंदर जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगा। प्लेटियम में हमने बात किया था कि उनमें नर्वस सिस्टम को खास डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। जो परजीवी है तो उसको खाने के लिए अलग से कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दिमाग ज़्यादा डेवलप नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इनको थोड़ा सा डेवलपमेंट मिला ब्रेन के अंदर। इनके अंदर जो हेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि डिस्टिंक्ट हेड इनमें पाया जाने लगा, तो हेड के अंदर पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जाते हैं। अब ये पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया को समझो, इसका मतलब क्या है? सेरिब्रल का मतलब होता है वृद्ध मस्तिष्क। जैसा हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, हमारे अंदर भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, 2, राइट एंड लेफ्ट। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, सेरिब्रल वर्ड जो होता है वो बेसिकली ब्रेन के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लिया लिखा है। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया का मतलब होता है चेताकोश, ऐसी चेताकोश जिसमें केवल बॉडी पार्ट हो, फाइबर वाला पार्ट ना हो, तो उन चेताकोश के ग्रुप हमको ऐसे समझ सकते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया पेयर का मतलब, जैसे ये चेताकोश है, अब चेताकोश में नीचे अपन पढ़ते हैं कि ये क्या है? एक्सोन। ये क्या है? इसके अंदर वेसिकल्स निकले हुए। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो नहीं होगा, केवल इस तरीके से गैंग्लिया, केवल एक बॉडी पार्ट, ऐसे दूसरा बॉडी पार्ट, ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ग्रुप होंगे जिन्हें गैंग्लिया कहेंगे, और ये पेयर में होंगे, एक ग्रुप अलग फिर दूसरा ग्रुप अलग, ठीक है। और वो दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? हेड वाले पार्ट में, इसीलिए उनको क्या बोल दिया? ब्रेन, ठीक। नंबर 2, अब ब्रेन से क्या निकलेगी? जैसे अलस्यू है, अब अलस्यू के अंदर जो ब्रेन से निकलने वाली
जो नर्व कोड है, जैसे अपने ब्रेन से क्या निकल रही है, नर्व कोड निकल रही है जो किसके अंदर सुरक्षित है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। करोड़ स्तंभ के अंदर हमारी करोड़रज्जु है, तो इनमें भी करोड़रज्जु है, लेकिन हमारी कहाँ है, पृष्ठ बाजू में, इनकी कहाँ है, वेंट्रल वक्ष बाजू में, और वक्ष बाजू में भी कहाँ, लेटरल साइड में नहीं, मिड, बिल्कुल बीच में से होकर जा रही है, यानी इनमें वक्ष बाजू में इनकी चेतारज्जु होती है और बिल्कुल मिडिल में होती है, इसीलिए क्या कहा, मिड वेंट्रल नर्व कोड। वेंट्रल यानी वक्ष, वक्ष में भी बिल्कुल बीचों बीच नर्व कोड यानी चेतारज्जु पाई जाएगी, जिसकी सेफ्टी के लिए कोई भी करोड़ स्तंभ नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं। और मिड वेंट्रल नर्व कोड कैसी होंगी, दो होंगी, दो निकलेंगी बीच में से, और कैसी होंगी, वो सॉलिड होंगी, होलो नहीं होंगी, खोखली नहीं होंगी, बीच में उनके कोई स्पेस नहीं होगा। हमारी कैसी है, होलो है, इनमें होलो नहीं होगी, ठीक है। सॉलिड नर्व कोड, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कोड इज प्रेजेंट, ये दोनों मिलकर इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दोनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे बेसिकली, ठीक है। अब जब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो सेंस ऑर्गन की भी बात होगी, क्योंकि सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन है, क्या है, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है। इनमें भी ऐसे ही माउथ है, माउथ की चारों तरफ टेस्ट बड्स होंगे, टेस्ट बड्स के थ्रू ये पता लगाएंगे कि जो फूड है, जो ह्यूमस ये खाते हैं, सड़ी गई पत्तियाँ ये खाते हैं, तो उनका जो टेस्ट है वो टेस्ट बड्स के थ्रू इनमें पता लगेगा। नंबर 2, फोटो रिसेप्टर सेल, जैसे हम कहते हैं कि आंसू जो होता है वो किसमें नहीं ले सकता, प्रकाश, ज़्यादा प्रकाश में होते हैं वो कांटेक्ट करने लगता है और छाया की तरफ जाता है, तो उसको पता कैसे लगा कि ये धूप हो रही है, क्योंकि उनकी स्किन में क्या पाए जाएंगे, फोटो रिसेप्टर सेल्स। कौन सी सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, प्रकाशग्राही कोश, प्रकाशग्राही कोश वो भी इनमें पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट के बारे में आपको पहले भी बताया है, स्टैटिक से बना स्टेटो, स्टैटिक का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। स्टेटोसिस्ट इनमें क्या करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा। जब ये हलन चलन करेंगे तो इनकी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये स्टेटोसिस्ट इनमें हेल्प करेगा, क्योंकि इनमें अलग से सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं है ब्रेन के अंदर बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, फोटो रिसेप्टर और द लाइट, टेस्ट बड किसके लिए होगा, टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सभी सिस्टम्स आप लोगों ने क्लियर किए। फिर बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम हो चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, जब भी आप कोई भी फाइल पढ़ो तो इनको ये ऐसे याद, ऐसे समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन इनको याद रखना केवल पढ़कर याद नहीं रखा जा सकता, इनको बार बार लिख लिख कर आपको याद करना पड़ेगा, ओके। तो जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा, क्योंकि अभी तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे इसके बाद विद डायग्राम। अभी फिलहाल ये याद रखिए, बाकी का नेक्स्ट।